क्लास हाउ आर यू। ठीक है आप सब लोग। अच्छा, आज हमारा पहला ऑनलाइन लेक्चर है एंड टुडे वी विल डिस्कस द कोविड-19 सिनेरियो इन पाकिस्तान एंड द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर इट और कौन सी पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि इनिशियली हमारे 3 जोन से टॉपिक्स होंगे इस वीक के, वो हम कोविड-19 के ऊपर डिस्कस करेंगे। माय पर्सनल स्टैंस इज़ कि जिस तरह का हम सिनेरियो में आजकल रह रहे हैं, तो कोविड-19 शुड बी द पार्ट ऑफ एवरी पब्लिक हेल्थ कोर्स। जितने भी पब्लिक हेल्थ कोर्सेज हम पढ़ते हैं उसमें कोविड-19 का डिस्कशन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा पेंडेमिक है जिसने एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड को अफेक्ट किया है और मोर्टेलिटी और फेटेलिटी रेट रेशो दोनों बहुत ज़्यादा है केस में। तो एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, अगर आप पब्लिक हेल्थ का कोर्स पढ़ रहे हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कोविड-19 क्या है, किस तरह स्प्रेड होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको काउंटर करने के लिए प्रैक्टिसेस क्या होती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग क्या चीज़ होती है, किस तरह हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल से कितने लोगों तक केसेस गए हैं और उन लोगों को हम कैसे फिर ट्रेस करेंगे। तो ये हम तकरीबन 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज जो हमारा पहला लेक्चर होगा वो हम इनिशियली डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 क्या चीज़ है और ये कोरोना वायरस की फैमिली या कोरोना वेराइटी इससे पहले क्या कर चुकी है और आजकल क्या कर रही है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो आज हमारे जो सा कोर्स हो गया, आज हमारा जो लेक्चर होगा उसके हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ द वायरस दैट कॉजेज द कोविड-19. The second one is identify the clinical signs and the symptoms of COVID-19 and the risk factor for the severe disease. Number three is describe how someone is diagnosed with COVID-19, describe when someone is infectious, and explain how this virus is transmitted from one person to another person. So, we are addressing these 5 learning objectives in today's lecture. So, first, SARS-CoV-2 virus. हम आम तौर पर इसे कोविड-19 कहते हैं, जो हमने इसे नाम दिया है, लेकिन साइंटिफिकली जो इसका नाम है वो है सार्स कोव 2 वायरस। सार्स इज एक्चुअली सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो कोरोना ही फैमिली से पहले चाइना के अंदर गालबन 2002 में आया था, जिसने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्ल्ड को उस टाइम अफेक्ट किया था। इसके अलावा भी मर्स आया था, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये 3-4 डिजीज आए थे जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो व्हाट इज कोरोना वायरस? कोरोना वायरस आर द लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस, और इसे आप आम तौर पर विद द नेकेड आई नहीं देख सकते। यू नीड अ पावरफुल माइक्रोस्कोप टू सी देम। एंड कोरोना के मतलब क्या होता है? इट मीन्स क्राउन. They infect a wide range of mammals and birds, and some regularly cause mild respiratory illness in people. तो आमतौर पर कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करता है। जितने भी कोरोना से रिलेटेड आमतौर पर कई फ्लू भी, जो हम आमतौर पर फ्लू कहते हैं, वो भी कोरोना फैमिली से रिलेटेड वायरसेस होते हैं जो आपको फ्लू कॉज करते हैं, लेकिन वो इतने डेंजरस या इतने सिवियर नहीं होते। लेकिन जब ये सार्स की म्यूटेशन हुई तो वो एक ज़्यादा लीथल स्ट्रेन बनी उसकी, जिसे हम आज कोविड-19 कहते हैं। अच्छा, सार्स कोव 2 ओरिजिनेटेड इन बैट्स। आमतौर पर कोरोना वायरस बैट्स के अंदर नॉर्मली भी मौजूद होता है। आप अगर नॉर्मली बैट्स को देखें तो उनके अंदर कोरोना वायरस मौजूद होता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि समहाउ उसने म्यूटेशन की और उसने ये एबिलिटी डेवलप की कि वो स्पीसीज के अंदर जंप कर सके, फ्रॉम वन स्पीसी टू अनदर स्पीसी, फ्रॉम बैट्स टू अनदर स्पीसी। इसके अलावा उसके अंदर ये एबिलिटी भी डेवलप हुई कि वो किसी तरह एक स्पीसी से या एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। इससे पहले हमने इसे देखा था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के अंदर, सार्स के अंदर, जो 2002 में इमर्ज हुआ था। इसी की एक फॉर्म थी मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2012 में मिडल ईस्ट में हुआ था। अच्छा, सार्स कोव 2 वुहान चाइना में 2019 में हुआ। हम इसे सार्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा पहले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम आया था, सार्स था, उसी वायरस के अंदर म्यूटेशन हुई, बैट्स के अंदर म्यूटेशन हुई, जिसकी रिजल्ट ये हुआ कि सार्स कोव 2, या जिसे आज हम कोविड-19 कहते हैं, वो इमर्ज हुआ। नेचुरल हिस्ट्री इसकी क्या है? सार्स कोव 2 वायरस
आमतौर पर इलनेस कॉज करता है, जिसे हम सब कोविड-19 या शॉर्ट टर्म में हम इसे कोरोना वायरस कहते हैं। इसमें से हर कोई सिक या इन्फेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर कोई इन्फेक्ट हो जाए या कोई सिक हो जाए तो हमें क्या देखना पड़ता है? व्हाट आर द साइंस एंड सिम्पटम्स? हाउ लॉन्ग डज द सिकनेस लास्ट? हाउ लॉन्ग कैन इन्फेक्टेड पीपल स्प्रेड द वायरस? वेयर एंड हाउ डू पीपल शेड वायरस? अच्छा, एक एक आम तौर पर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, साइंस एंड सिम्टम्स। इन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। साइंस क्या होते हैं और सिम्टम्स क्या होते हैं? साइंस आमतौर पर वो होते हैं जो आपकी क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर आपका फिजिशियन या डॉक्टर उसको डिटरमिन करता है। सिम्टम्स वो होते हैं जो इंडिविजुअल खुद फेस करता है या खुद एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्जांपल कोविड-19 के अंदर हमारे साइंस टेम्परेचर हैं, ब्रीदिंग फास्टर देन यूजुअल है, क्योंकि ये टेम्परेचर, फीवर भी हम इसे कहते हैं। फीवर कैन बी साइन और कैन बी सिम्टम, इट कैन एक्चुअली बोथ साइन एंड सिम्टम, क्योंकि आप उसे खुद भी फील कर सकते हैं और उसको मैयर भी किया जा सकता है इन द क्लिनिकल सेटिंग। इसके सिम्टम्स क्या हैं? फटीग है, नोजिया है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है, या मसल एज है। Okay, signs and symptoms of COVID 19. Some people have no symptoms and all are asymptomatic. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, उसे हम एसिम्टोमेटिक कहते हैं। सम पीपल हैव माइल्ड डिजीज वाइल अदर पीपल हैव मोर सीरियस डिजीज विच कैन और कैन नॉट लीड टू द डेथ। कॉमन साइंस क्या है? फीवर है, टायर्डनेस है, चिल्स हैं, मसल पेन है, कफ है, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, हेडिक है और सॉर थ्रॉट है। आमतौर पर एक मिथ ये है कि कोरोना अगर आपने हुआ है तो आपको फीवर होना लाजमी है या आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स होना लाजमी है। This is not true. Actually, there are a lot of people which did not experience either flu or flu-like symptoms or the temperature, but still they were COVID positive. They experienced other signs and symptoms such as loss of taste or smell, या headache, या sore throat. Loss of taste or smell वो सिम्टम है जो सबसे ज़्यादा पाया गया है उन लोगों में जो कोविड पॉजिटिव थे। Okay, they are the specific and the non-specific symptoms. As I was discussing earlier, many symptoms such as the fever, cough, myalgia are non-specific. लाजमी नहीं कि वो सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड हो। जितने भी आमतौर पर रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं उन सब के अंदर फीवर, कफ और मसल पेन आता है। Some symptoms are more specific for COVID-19. For example, one third of the patients report a recent loss of the ability to taste or smell, and this is very uncommon in other infection. What are the severe signs or symptoms? Some signs and the symptoms mean that the disease is becoming more severe या ज़्यादा progressing हो रहा है. The most common sign of progressive infections are increased and more severe fevers and increased difficult breathing. आमतौर पर जब सिवियरिटी होती है तो ये साइंस एंड सिम्टम्स अगर आप किसी के अंदर देखें या एक्सपीरियंस करें तो इसका मतलब है उसे इमीडिएटली क्लिनिकल हेल्प की ज़रूरत है। ब्लू लिप्स और फेस वो नॉर्मली इस वजह से होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ पा रही होती, इसलिए ब्लू लिप्स और फेस हो जाता है। इंक्रीज्ड रेट ऑफ ब्रेथिंग, सांस लेने की रफ्तार तेज हो जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, अच्छा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डजेंट मीन कि आपको आपकी ब्रीदिंग की स्पीड तेज हुई। एक्चुअली इट मीन्स कि ऑक्सीजन मुकम्मल नहीं आ रही होती जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। चेस्ट पेन व्हेन ब्रेथिंग, वॉकिंग अप ड्यूरिंग स्लीप विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और न्यू confusion or difficult waking up. These are the more severe signs and symptoms of कोविड-19। अच्छा, क्लिनिकल सेटिंग के अंदर अगर आप अपने लंग्स को देखेंगे, एक हेल्दी इंडिविजुअल का और एक ऐसे इंडिविजुअल का जिसको सिवियर कोविड-19 है, तो वो कुछ यूं का होगा। अगर आप ये देख सकें, ये है एक हेल्दी लंग, यहाँ आपको टिश्यूज इसके हेल्दी नजर आ रहे होंगे और दैट मोस्ट ऑफ द एरिया इज द ब्लैक एंड दीज आर द टिश्यूज, दीज वाइट आर द टिश्यूज, इट मीन्स दिस इज द हेल्दी लंग। इस केस में जो कोविड-19 इफेक्टिव होता है उसमें ये जो सा आपका ब्लैक एरिया था इधर, वो इधर कम होना शुरू हो गया। यहाँ ज़्यादातर ये वाइटिश एरिया ने जगह ले ली है, जिसका मतलब है कि ब्रीदिंग के अंदर डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। ये आपका हेल्दी लंग है
और ये आपका कोविड-19 का लग है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? अब इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम फ्रॉम व्हेन समवन इज इन्फेक्टेड अंटिल सिम्पटम्स डेवलप। अगर आप आज इन्फेक्टेड हुए हैं और आपके सिम्टम्स 4 दिन, 10 दिन, 14 दिन के अंदर डेवलप हुए हैं, तो ये आपका इंक्यूबेशन पीरियड है। सार्स कोविड या सार्स कोव 2 के केस में जो incubation period है, it ranges from 2 to 14 days and 50% of the people will become ill by 5 days। अगर आप ये ग्राफ देख सकें तो 95% लोग कोविड-19 जो अफेक्ट हुए हैं वो 14 डेज उनके अंदर इंक्यूबेशन पीरियड आया है, या 14 डेज के अंदर उन्होंने अपने साइंस एंड सिम्टम्स शो करना शुरू किए हैं। 50% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स 5 डेज के अंदर शुरू हो जाते हैं, और 5% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर 2 दिनों के अंदर ही सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। Another terminology is infectious period। द इन्फेक्शियस पीरियड वो टाइम होता है जब एक इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड है कोविड-19 से, वो इसे दूसरे लोगों तक स्प्रेड करना शुरू कर देता है। इसे हम कहते हैं इन्फेक्शियस पीरियड। और नॉर्मली कोविड-19 के केस में इन्फेक्शियस पीरियड साइंस एंड सिम्टम शुरू होने से 2 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, और ये तब तक रहता है जब तक आपकी इलनेस रहती है, या आपको पिछले 3 दिनों के अंदर फीवर नहीं होता। इट मीन्स कि आपकी इलनेस अब कम हो रही है या ख़त्म हो रही है। लेकिन आपकी साइंस सिम्टम स्टार्ट होने से 2 दिन पहले आप खुद इन्फेक्शियस हो चुके होते हैं, आप डिजीज़ को स्प्रेड करना शुरू हो चुके होते हैं। लेकिन ये सिनेरियो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट के लिए नहीं होता, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स साइंस एंड सिम्टम शो नहीं करते, तो इसलिए वो आम तौर पर उनके अंदर ये डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि उनका इन्फेक्शियस पीरियड कब स्टार्ट हुआ है और कब एंड हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, ये समझने वाली बात है। ये टाइमलाइन अगर हमारे इंक्यूबेशन पीरियड की क्या है, ये एक पेशेंट है जिसने एक दूसरे इंसान को अफेक्ट किया, और ये आप कैलेंडर के अगेंस्ट देखें कि 14 दिन तक हमने इसका इंक्यूबेशन पीरियड किया है। लेकिन इसने 5वें दिन, ये अगर आपको येलो लाइन नज़र आ रही है, 5वें दिन इसने अपने साइंस एंड सिम्टम्स स्टार्ट करना शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 5 दिन था। 5 दिन के अंदर इसने अपने साइंस एंड सिम्टम शो करना शुरू कर दिए। अब होता क्या है, ये इंडिविजुअल 14 दिन के अंदर अपने साइंस एंड सिम्टम्स शो करना 5 दिन में इसने शुरू किए, और ये 14 दिन तक शो करता शुरू हो गया। इसके बाद अगले 10 दिन तक उसको माइल्ड इलनेस शो हुई, अगले 10 दिन तक, 24 दिन तक, यानी कि 0 से शुरू हुए 24 दिन तक। ये इंडिविजुअल था, ये एसिम्प्टोमेटिक था, यहाँ तक ये एसिम्प्टोमेटिक था। 5वें दिन पे उसके सिम्टम स्टार्ट होना शुरू हुए, और फिर 5 से इसने आगे 24 डे तक ये अपनी इलनेस दिखाता है। अच्छा, लेकिन साइंस एंड सिम्टम स्टार्ट होने से 2 दिन पहले, यानी कि अगर इसके 15वें दिन के ऊपर साइंस एंड सिम्टम, या 14वें दिन पर साइंस एंड सिम्टम स्टार्ट हुए हैं, तो उससे 2 दिन पहले इसका इन्फेक्शियस पीरियड स्टार्ट हो गया था, और वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस पहले दिन पे था। इसलिए कोविड-19 से प्रॉब्लम ये है कि अगर आज आपको साइंस एंड सिम्टम्स महसूस हुए हैं और आपने जाके अपना टेस्ट करवाया और आप पॉजिटिव आ गए, आपने आपको क्वारंटाइन या आइसोलेट किया, और आपने समझा कि आपने दूसरे लोगों को इसको अफेक्ट नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपके साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर हुए, उससे एक्चुअली 2 दिन पहले ही आप इन्फेक्शियस हो चुके थे, आप इस डिजीज़ को स्प्रेड करना शुरू हो गए थे। हाँ, पहले दिन पर आप सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस थे, और फिर वो इन्फेक्शियस पीरियड विद द पैसेज ऑफ द टाइम कम होता जाता है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स कौन-कौन से हैं सीवियर डिजीज़ के? आम तौर पर अब तक का जो डाटा है, अच्छा, दूसरी बात कि ये डाटा वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन। पाकिस्तान में नॉर्मली यंग पीपल की भी डेथ की या कोविड-19 से फैटेलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू स्पेन, यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएसए। उसके एक मसला ये है कि वहाँ एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है,
एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि डेवलप्ड वर्ल्ड का एक साइन ये होता है कि उधर एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और डेवलपिंग कंट्री में आमतौर पर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए कोविड-19 की वजह से जो यंग लोगों में फर्टिलिटी हो रही है वो पाकिस्तान में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूएसए या स्पेन वगैरह। अच्छा, आमतौर पर 65 इयर्स जो ज़्यादा होते हैं या ओबीज होते हैं, दे आर एट मोर रिस्क ऑफ डेवलपिंग द सीवियर फॉर्म ऑफ कोविड-19। लेकिन इट डजंट मीन कि हेल्थी पीपल में नहीं हो सकता। वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट हियर इन पाकिस्तान। आप रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि कोई ना कोई यंग डॉक्टर या यंग इंडिविजुअल वो इससे अफेक्ट होते हैं और कुछ की फेट भी डेथ रिकॉर्ड हुई है। ओके, इसके अलावा दूसरी मेडिकल कंडीशन या अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन जिन्हें हम बोलते हैं, अगर किसी को डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या किसी को लंग डिजीज़ है या हार्ट डिजीज़ है या लिवर डिजीज़ है या किडनी डिजीज़ है या उसका इम्यून सिस्टम वीकन है, तो इन सब केसेस में ये सब मेडिकल कंडीशन आपको ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट बनाती हैं कि कोविड-19 आपकी फेट को डेथ से मीट करे या आपके कॉन्सिक्वेंसेस ग्रेव हों। एक और बात कि एचआईवी जो आमतौर पर आपके इम्यून सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करता है, लेकिन अगर कोई एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है, लेकिन उसने मेडिकेशन की वजह से खुद के एचआईवी को कंट्रोल किया हुआ है, तो वो ज़्यादा रिस्क पर नहीं होता क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम जो एचआईवी की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उसे मेडिकेशन रिकवर कर चुकी होती है। अच्छा, हाउ द डिजीज़ कैन किल। कैसे करती है? इफ़ द लंग्स कैन नॉट रिकवर, पेशेंट्स कैन नॉट ब्रीथ ऑन देयर ओन। वो खुद से ब्रीदिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वो खुद से सांस नहीं ले पाते। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर होना शुरू होती है तो इंक्रीज रिस्क हो जाता है हार्ट अटैक का, ये किडनी फेल्यूर का, ये स्ट्रोक का या क्लोटिंग डिसऑर्डर्स का। डेथ जो सी है मोर कॉमन, ये आपके पास यूएस का डाटा है। 65 से 75 ईयर्स ओल्ड में 2% हुई है, 75 से 85 के अंदर 4% हुई है और मोर देन 85 के अंदर ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा डेथ रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? अब तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोविड-19 का नहीं आया। ट्रीटमेंट इसका यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को इस काबिल बनाएं कि वो आपके कोविड-19 अगर हमला करे तो उससे फाइट बैक कर सके, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स अच्छा हो। अच्छा, आपने एक ये काम करना है कि देखना है कि वो कौन-सा अगर आप एक डाइट प्लान बनाएँ, तो उस डाइट प्लान के अंदर कौन से इंग्रीडिएंट्स आप डालते हैं जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है या ऐसा इम्यून सिस्टम बने जो बेटर कोप कर सके कोविड-19 से। आप इसके ऊपर काम करें एंड वी विल डिस्कस इट। जब हम अपनी ज़ूम करेंगे तो उसमें हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बहुत से पेशेंट को इवेंचुअली आपको वेंटिलेटर्स के ऊपर डालना पड़ता है, लेकिन वेंटिलेटर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि वेंटिलेटर्स के ऊपर अगर आप एक दफ़ा चले गए तो आपके बचने के चांसेस सिर्फ 2% रह जाते हैं, क्योंकि बॉडी को आमतौर पर सपोर्ट वेंटिलेटर की मिल रही होती है उसको सांस लेने के लिए, उसके लंग्स को, और वो नेचुरल प्रोसेस नहीं होता जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस कैसे करना है हमने कोविड-19 का? डायग्नोस्टिक दो तरह से है। एक तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, एक एंटीबॉडी टेस्ट है। डायग्नोस्टिक जो हमारा टेस्ट है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम मोलेकुलर टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट क्या करते हैं, ये वायरस की रिप्रोड्यूसिंग हो रही होती है जो आपके सेल्स के अंदर उन्हें वो डिटरमिन करता है। एंटीबॉडी टेस्ट एक्चुअली आपको ये बताता है क्या आप पास्ट में, माजी में कहीं आप कोविड पॉजिटिव तो नहीं थे, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज़ हैं तो इसका मतलब है कि आप कोविड-19 पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन ये याद रखेंगे कोई भी टेस्ट परफेक्ट नहीं है। आपके टेस्ट के अंदर एरर 1 के चांसेस भी हैं, एरर 2 आने के चांसेस भी हैं, टाइप 1 टाइप 2 दोनों। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कई दफ़ा ये देखने को मिलता है कि वो इसने एक जगह से करवाया तो वो पॉजिटिव आ गया, दूसरी जगह से गया तो नेगेटिव आ गया। वो इसलिए क्योंकि कोई भी टेस्ट 100% परफेक्ट नहीं होता। वो टेस्ट डिपेंड करता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितना परफेक्ट है और वो इंसान जिसने आपका स्पेसिमेन लिया है और उसको ऑब्जर्व किया है, फिर उसको रन किया है, वो कितना स्किलफुल था।
तो ये वेरी करता है फ्रॉम लैब टू लैब, इसलिए आपके टेस्ट भी वेरी करते हैं। ये ऐसे ही है कि अगर आप दो लोगों के पास जाएं और अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, तो दोनों लोग आपको डिफरेंट किस्म का ब्लड प्रेशर देंगे आपका। क्यों? क्योंकि दोनों की स्किल्स डिफरेंट हैं। ओके, हाउ वी टेस्ट फॉर द एक्टिव इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन को टेस्ट करने के लिए आप पीसीआर टेस्ट को यूज करते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, तो पीसीआर आमतौर पर डिटेक्ट करता है आरएनए को आपके आपके सेल्स के अंदर। इसमें स्वैब लेते हैं आप नोज से, थ्रॉट से या माउथ से, या किसी भी ऐसी जगह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से आए। और पॉजिटिव पीसीआर टेस्ट का मतलब है कि आपके अंदर वायरस पार्टिकल्स मौजूद हैं और आपकी इन्फेक्शन एक्टिव है। अभी मैंने जिक्र किया टाइप 1 और टाइप 2 एरर का, और हम इसे फॉल्स नेगेटिव भी कहते हैं टाइप 2 एरर को। कई दफ़ा फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, इसके बाद है हाउ वी टेस्ट फॉर द पास्ट इन्फेक्शन। अगर आपने पास्ट इन्फेक्शन को टेस्ट करना है तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? तो अगर आपने पास्ट इन्फेक्शन को टेस्ट करना है तो उसके लिए आप एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर आईजीजी इम्यूनोग्लोबिन जी मौजूद है तो इसका मतलब है आपके अंदर इन्फेक्शन रह चुकी है। अच्छा, एक 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 बात ये भी है कि अगर आपके अंदर आईजीजी एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है फ्यूचर में आपके चांसेस कम हैं कि आपके ऊपर कोविड-19 अफेक्ट करेगा। इसीलिए शायद ये आजकल हमने हर्ड इम्यूनिटी का, अगर आप कॉन्सेप्ट सुने, एक्चुअली ये एक बड़ा वियर्ड सा कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का, लेकिन आपने रिसेंटली बहुत सुना होगा। एक्चुअली वो यही है कि एक सर्टेन पॉपुलेशन को आप अफेक्ट हो जाएगी कोविड-19 से, इस तरह वो अगेंस्ट द कोविड-19 रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी आमतौर पर लिमिटलेस, तो उसकी कोई टाइम की लिमिट नहीं होती, वो इन्फिनिट टाइम के लिए होती है। तो अगर आपने अपनी बहुत सारी पॉपुलेशन को एक स्मॉल टाइम में चाहा कि हर्ड इम्यूनिटी आप अचीव कर लें, तो इसके साइड इफ़ेक्ट शायद ये हो कि आपको एक बहुत ज़्यादा फैटेलिटी का सामना करना पड़े, और दूसरा हो सकता है आपका हेल्थ सिस्टम भी इसके अगेंस्ट कोलैप्स कर जाए। या आप कैसे करते हैं? आमतौर पर आप स्वैब लेते हैं थ्रू द नोज़। अगर आपने पीसीआर करना है, अगर आपने एंटीबॉडी टेस्टिंग करनी है, तो आप आमतौर पर अपना ब्लड सैंपल लेते हैं। अच्छा, इसके बाद है कि आपकी ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 कैसे होती है। इन्फेक्टेड पीपल हैव द वायरस इन देयर माउथ, नोज एंड थ्रोट। आमतौर पर अगर आपने सुना होगा, हम कहते हैं कि मास्क का यूज़ करें। मास्क का यूज़ इसलिए हम कहते हैं क्योंकि आमतौर पर अगर किसी इंसान के साथ किसी पॉजिटिव या केस के पास हैं आप, और वो कोविड-19 पॉजिटिव है, तो वो जब कफ करेगा, स्नीज़िंग, सिंगिंग कुछ भी करेगा, तो जो से ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो तकरीबन 6 फीट तक ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि डिस्टेंस आप तकरीबन 6 फीट का रखें और मास्क यूज़ करें। मास्क यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि वायरस का जो सा लोड है, वो कम हो जाता है और आपके चांसेस इंक्रीज़ कर जाते हैं कि आप इसको कैच ना करें। ओके, सरफेसेस के ऊपर भी वायरस आमतौर पर मौजूद होता है, आपके टेलीफोन्स के अंदर, आपके घर में फर्नीचर के ऊपर, और एक सर्टेन टाइम के लिए वहाँ सरवाइव कर सकता है। ड्रॉपलेट्स कैन ट्रैवल ड्यूरिंग स्नीजेस, कफ, टॉकिंग एंड सिंगिंग, ट्रैवल अप टू 6 फीट, मैं आपको बता चुका। और मास्क से आप इसकी ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं। पीपल आमतौर पर सिम्टम शो होने से पहले इन्फेक्शियस हो चुके होते हैं। कुछ लोग कभी सिम्टम्स डेवलप नहीं करते, इसलिए आप देखते हैं कि तेज़ी से कोविड-19 केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सिम्टम्स डिस्प्ले नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी वो इन्फेक्शियस होते हैं और वो दूसरे लोगों को पॉजिटिव कर सकते हैं। आमतौर पर ट्रांसमिशन क्लोज कॉन्टैक्ट में होती है। अगर आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट है या क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ है, अगर आप शेयर्ड इन्वायरमेंट के अंदर हैं, फॉर एग्जांपल ऑफिसेज के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, या कोई आपकी वर्क प्लेस है, या आपकी यूनिवर्सिटी, आपके क्लासरूम्स, या आपका शेयर्ड इन्वायरमेंट है, शेयरिंग फूड एंड बाथरूम्स और शेयरिंग बेड्स, ये आमतौर पर क्लोज कॉन्टैक्ट की वजूहात होती हैं। लिविंग कंडीशंस या कॉन्ग्रीगेट हाउसिंग
जिसमें आमतौर पर लोग करीब करीब रहते हैं, वहाँ भी इसका रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज कर जाता है। इसकी एग्जांपल प्रिजन एंड जेल्स हैं, ग्रुप्स होम हैं, डॉर्मेट्रीज हैं, ये आपके स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ और आपकी शेल्टर प्लेसेस हैं। इसके अलावा नर्सिंग होम जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो है। नर्सिंग होम में आमतौर पे क्या होता है कि एजेड पीपल, एक ख़ास उम्र से ऊपर के लोग रहते हैं और उनके अंदर आमतौर पर कोई ना कोई दूसरा डिजीज़ डेवलप हुआ होता है। सीवीडी के पेशेंट हो सकते हैं, किडनी डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, उनके अंदर कोई ना कोई अंडरलाइंग कंडीशन मौजूद होती है। इसका मतलब है उनका इम्यून सिस्टम पहले से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होता है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टाफ उन्हें टेक केयर कर रहा होता है। तो अगर उनमें से कोई पॉजिटिव हो जाए, एक तो उनके अपने सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं और दूसरा वो स्टाफ जो जिनकी उन्हें ज़रूरत है वो स्टाफ भी एक्सपोज हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकती है। अच्छा, वाई स्टॉपिंग ट्रांसमिशन इज सो इम्पोर्टेंट, ये हमने पहले देखा था। अगर मैंने आपको ये पहले बताया कि अगर 2 दिन पहले इन्फेक्शियस होने से या उसके साइन एंड सिम्टम्स शो करने से 2 दिन पहले वो अपने सिम्टम्स शो होने से 2 दिन पहले वो इन्फेक्शियस हो जाता है, वो डिजीज़ को स्प्रेड करना शुरू कर देता है। अब ज़रा एक सिनेरियो करें कि अगर ये इंडिविजुअल और एक और इंडिविजुअल को अफेक्ट कर दे। जब उसने 14वें दिन पर अपनी इन्फेक्शियस स्टेज पर आया, इस स्टेज पर उसने इस एक और इंडिविजुअल को अफेक्ट किया और इस इंडिविजुअल ने 19वें दिन यानी कि 5 दिन के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद 19वें दिन इसने साइंस एंड सिम्टम्स शो करना शुरू कर दिए। ये 14वें दिन पर वो अफेक्ट हुआ है, 19वें दिन पर उसने साइंस एंड सिम्टम्स शो करना शुरू किए। अब देखिए आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कितनी है। आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ 14 से लेके 17 दिन है, क्योंकि 19वें दिन पर उसने साइंस एंड सिम्टम शुरू किए हैं। 19वें दिन से 2 दिन पहले वो इन्फेक्शियस हो चुका था, यानी कि 17वें दिन वो इन्फेक्शियस हो चुका था और 14वें दिन उसने कैच की इन्फेक्शन। तो आपके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इस बंदे को क्वारंटाइन करने की विदाउट स्प्रेडिंग अ डिजीज इज ओनली 3 days एंड दिस इज अ रियली स्मॉल अपॉर्चुनिटी। ये विंडो बहुत छोटी है जिसकी वजह से हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, एक और नंबर है हमारा रिप्रोडक्टिव नंबर। रिप्रोडक्टिव नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ द पीपल इन्फेक्ट होते हैं, यानी कि अगर आपका एक इंसान इन्फेक्ट है वो दूसरे को कितनी तेजी से या कितने लोगों को वो इन्फेक्ट कर रहा है, वो उसका रिप्रोडक्टिव नंबर है। अगर एक बंदा सिर्फ एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है तो उसका रिप्रोडक्टिव नंबर 1 होगा। अगर वो 4 को कर रहा है तो उसका रिप्रोडक्टिव नंबर 4 होगा। The higher the reproductive number, the more people will be infected. ये आप देखिए इस ग्राफ के अंदर, अगर आपका रिप्रोडक्टिव नंबर किसी डिजीज का सिर्फ 1 है तो इट मीन्स कि ये लाइन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आपके पास सिर्फ सेम नंबर ऑफ केसेस आएंगे, वो मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी। अगर 1 से कम है तो आपकी कर्व फ्लैट होना शुरू हो जाती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर उसका रिप्रोडक्टिव नंबर सिर्फ 2 है, अगरचे इसका 1 से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 2 है, एक नंबर का फ़र्क है, लेकिन यहाँ आपकी मल्टीप्लिकेशन तेज़ होना शुरू हो जाती है। ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना। ये आपको एक सिनेरियो में आपको दिखाता हूँ कि क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बंदा जो इन्फेक्टेड था और उसके इर्द गिर्द 20 लोग हैं। अब हमने देखना है कि ये किस तरह इसका रिप्रोडक्टिव नंबर से ये इंक्रीज करता है। मीजल्स इज द मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस, उसका आमतौर पर रिप्रोडक्टिव नंबर 15 होता है। अब तक जितने भी हमारे डिजीजेज आए हैं आमतौर पर हम कहते हैं मीजल वायरस इज द मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव नंबर बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें ये एक इन्फेक्शियस था, इसने 15 लोगों को अफेक्ट किया। अब इन 15 में से हर एक मजीद 15 को अफेक्ट करेगा। अच्छा, जो सा हमारा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम था वो कंट्रोल इस वजह से हो गया था जब 2012 में वो हमारा सऊदी अरेबिया के अंदर जाहिर हुआ, क्योंकि उसका जो सा रिप्रोडक्टिव नंबर था वो 1 से कम था। उसने 1 से कम लोगों को एक इन्फेक्टेड बंदा अफेक्ट कर सकता था, जिसकी वजह से हमने इस डिजीज़ को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया था। अच्छा, सार्स के केस के अंदर आम तौर पर कोविड 19 और इन्फ्लुएंजा इन दोनों का मिलता जुलता है।
ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एरिया स्पेसिफिक होता है। वो सब लोग, ये हम आमतौर पर एवरेज निकालते हैं, वो सब लोग जो क्वारंटाइन हो चुके हैं उनका भी इंक्लूड करके ये 2.5 लोगों को तकरीबन अफेक्ट करता है। ये इसका रिप्रोडक्टिव नंबर फ्रॉम 2 to 3 है। सेम गोज विद द इन्फ्लुएंजा, 2 to 3। अच्छा, अगर आप ये केस करें कि अगर इसका रिप्रोडक्टिव नंबर 2 था, तो एक इन्फेक्टेड पेशेंट ने 2 को इन्फेक्ट किया, उन 2 ने हर में से 2-2 4 को किया, इन 4 ने आगे 8 को किया, 8 16 को करेंगे, इस तरह ये नंबर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। लेकिन इमेजिन करें अगर आप कोविड-19 को टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसकी रिप्रोडक्टिव नंबर को कंट्रोल कर लें, तो आपकी कर्व डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। इस केस में अगर आप देखें, अगर हम सिर्फ इसके रिप्रोडक्टिव नंबर 2 की बजाय 1 कर लें, ये आपके जो से हैं ये सारे खत्म हो जाएंगे। 1 सिर्फ 1 को अफेक्ट करेगा, ये आगे 2 को अफेक्ट करेंगे। इसमें से भी अगर आप इस 1 को अफेक्ट ना होने दें, तो ये 1 आगे सिर्फ 1 को अफेक्ट कर पाएगा, और इस तरह ये 1 आगे सिर्फ 1 को अफेक्ट कर पाएगा। ये देखिए, इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे आपके पास सिर्फ 4 लोग होंगे जो अफेक्टेड होंगे, बाकी अगर आप एक उसके रिप्रोडक्टिव नंबर को 1 कर लें। समरी आज हमने इसके बारे में क्या पढ़ा कि इज अ न्यू वायरस कोविड-19। कुछ पीपल ऐसे होंगे जो सिम्टम्स डेवलप करेंगे, अदर पीपल वोंट डेवलप इट। पीपल जो जिनके अंदर पहले से अंडरलाइन कंडीशंस हैं या ज़्यादा ओल्ड हैं, उनकी फेट शायद डेथ होगी। 2 तरह के लेबोरेटरी टेस्ट हमने पढ़े, एक हमारा एंटीबॉडी टेस्ट था, एक पीसीआर था। पीपल आमतौर पर इन्फेक्शियस हो जाते हैं 2 से 3 दिन पहले ही, बिफोर दे स्टार्ट डेवलपिंग, बिफोर दे शोइंग द सिम्टम्स। और अगर हम रिड्यूस द नंबर, अगर हम प्रिवेंशन स्ट्रेटजी अपनाएं या हम सिर्फ उसका रिप्रोडक्टिव नंबर को कम करें, तो हम ड्रामेटिकली रिड्यूस कर सकते हैं नंबर ऑफ केसेस को। तो ये आज हमारा पहला लेक्चर था क्लास, और मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा इसके ऊपर सोचें कि किस तरह आपके फूड से हम इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। कल मैं एक और लेक्चर दूंगा जिसमें हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे। आने वाले अरसे के अंदर उन लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना जानते हैं कि किस तरह डिज़ीज़ की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा सकती है, यानी कि डिज़ीज़ कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहाँ कहाँ गया, अब तक कौन कौन लोग अफेक्ट हो चुके हैं। दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस स्किल और आपको ये लर्न करनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक एक असाइनमेंट भी शायद है, वो मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट आपने क्या करनी है। तो ये हमारा आज का कंप्लीट लेक्चर हो।